खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ सर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी सर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, और आज मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आज काफी समय बाद शैलेंद्र सर आए हैं, तो सबसे पहले उनके साथ ही शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र सर, हम देखते हैं ट्रंप जो है, जो उनकी नीति है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग तरीके से सामने आती है। वो जो नियत रखते हैं, जो नीति रखते हैं, वो काफी डिफर करती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर वो चाहते हैं, खुले तौर पे वार्न करते हैं, एक एक घंटे भाषण देकर के जो इंपॉर्टेंट उसमें से अगर सम अप निकाला जाए तो वो ग्रीनलैंड निकलता है। कहते हैं कि रूस इस पर नजर ना रखे, चीन इस पर नजर ना रखे, तो क्या वो सिर्फ अमेरिका का है? ये वार्न कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी भैया। नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़ी एक जिम्मेदारी की बात, आपने अभी अभी बात करी थी नीति और नियत की। राइट। नीति और नियत देश में या आदमी की कैसे पता चलती है कि कम से कम वो झूठ ना बोले, तभी पता चलेगी। अगर आप सच्चाई पर चलोगे तो ठीक चलोगे। अब मैं आपको बताता हूं, ट्रम्प साहब खुद डिसाइड कर लें कि उनकी नीति और नियत क्या है। अब वो बोलते हैं हिंसा से नहीं होगा। अगर हिंसा से नहीं होगा तो पहले आपने ये क्यों बोला था कि मिलिट्री ऑप्शन नॉट रूल्ड आउट? भाई, मिलिट्री ऑप्शन का मतलब क्या होता है? राइट। हिंसा ही होता है। सो आप एक तरफ थ्रेट देते हैं हिंसा की कि मिलिट्री ऑप्शन, दूसरी तरफ आप बोलते हैं हिंसा से नहीं लिया जाएगा, तो आप फिर कैसे लेंगे? खरीदने की आपने बात करी थी ट्रम्प साहब ने कि हम खरीदेंगे। चलिए, मैं एक आपको थ्योरेटिकल एग्जांपल देता हूं। ट्रम्प साहब, आप कितने में बिकने को तैयार हो? चलिए, हम पैसा देने को तैयार हैं। आप बताइए आपकी क्या कीमत है? कंट्रीज की कीमत नहीं होती, नियत की और नीति की कहीं कोई कीमत नहीं होती, जो ट्रम्प रियलाइज नहीं कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, उन्होंने कहा है अभी रिसेंटली दावोस में कि यूएस हैंडेड ओवर ग्रीनलैंड टू डेनमार्क। एक प्रेसिडेंट होने के नाते कम से कम हिस्टोरिकल झूठ तो मत बोलो जिसमें कि प्रूव होता है कि इट वाज नेवर पार्ट ऑफ यू, इट वाज नेवर एवर पार्ट ऑफ यू। हाउ द हेल कैन यू हैंड ओवर? आप होते कौन है हैंड ओवर करने वाले? एक और स्टेप आगे शैलेंद्र जाते हैं। सर, आपने जिस बात को यहाँ पर पुट अप किया है, इसके बाद तो ये भी उठना चाहिए ना कि ट्रम्प जिस जरिए से या जिस तरीके से टू कॉन्कर इट ऑल, चेरी ऑन द टॉप, उनको सब कुछ ये चाहिए। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके फेवर में हो, सब कुछ, चाहे ग्रीनलैंड हो, ऑयल रिजर्वायर्स हो वेनेजुएला के, ईरान पर उनकी स्टेट पॉलिसी की एक तरह से कहा जाए तो उनकी जो राजनीति है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये इट कैनॉट बी अमेरिका ओरिएंटेड ऑलवेज। देखिए, अगर ये हमें डिसाइड, दुनिया को डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये ट्रंप की नीति है या यूएस की नीति है। क्योंकि अगर सिर्फ ट्रंप की नीति है तो 2 साल और है, चलिए खत्म हो जाएगी बात। मेरे हिसाब से ये यूएस की नीति है। दुनिया में कहीं भी, क्योंकि आप एक बात बताइए, चलिए आज आपने मदुरो को हटा लिया, कल आप बोल रहे हैं ईरान को हटा दूंगा, परसों आप बोल रहे हैं कि चलिए मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, उसके नेक्स्ट आपने अनाउंस कर रखा है कि कनाडा जो है वो भी हमारा ही पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए नेक्स्ट नंबर किसका है और ये एंड कहां होगी? चलिए, मैंने ये 4 आपको ग्रांट कर दिए, नेक्स्ट कौन होगा ये भी तो देखना पड़ेगा दुनिया को। और उन्होंने एक बढ़िया बात कर दी, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया नेटो को अंडरमाइन करके कि नेटो मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। वो नेटो जो अपनी जिंदगी दे चुका है आपके लिए, आज आपने उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया अपने हिसाब से कि वो खड़ा होगा। आप क्यों नहीं नेटो के साथ खड़े होंगे? कंट्रीज के बीच में ऊंच और नीच नहीं होनी चाहिए, आंख से आंख की इज्जत होनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। वो तो नेटो के लिए भी क्या इज्जत रखते हैं, वो तो उनके ट्वीट से ही समझ आ गया ना। शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि अगर नेटो में वो हस्तक्षेप नहीं करते तो नेटो कूड़ेदान में पड़ा होता। इस तरीके की टिप्पणी भी वो दे जाते हैं। ऐसा लगता है कि रात को सोकर जब सोते हैं उस समय कुछ उनकी जो डायरी में नोट करते हैं ना हम लोग, एक आदत होती है कि नोट राइटिंग वाली आदत, वो रात को कुछ सोचते हैं, दिन में उठकर कुछ ट्वीट कर देते हैं। अब यूके देवनाथ सर से मैं समझना चाहूंगी, जैसा शैलेंद्र सर ने अभी राइटली कोट किया है कि ये तो डिसाइड करना होगा कि ये ट्रम्प ओरिएंटेड है, ये अमेरिका ओरिएंटेड है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग पेजेस हैं। अगर ट्रम्प ओरिएंटेड है तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन ओरिएंटेड है तो ये एक आइडियोलॉजी के तौर पर लिया जाएगा, और ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। रितु जी,
जैसे कि कर्नल शैलेंद्र ने कहा, एकदम सही कहा कि ये अमेरिका की पॉलिसी है। सिर्फ फर्क ये है कि इसके पहले अमेरिका के जितने राष्ट्रपति थे वो जरा सोफिस्टिकेटेड थे, पॉलिश थे, यानी मजे हुए खिलाड़ी थे। वो बोलने के पहले, खासतौर से प्रेस के सामने स्टेटमेंट देने के पहले, वो नाप तोल कर, सोच समझ कर बयान देते थे। ट्रंप थोड़ा बड़बोड़ापन ज़्यादा है, तो वो जो उनके दिमाग में है उसको बड़े ही क्रूड तरीके से, रॉ यानी कच्चे तरीके से प्रेस के सामने बोल देते हैं। आमतौर पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपस में तभी करते हैं जब ट्रंप अपने एडवाइजर्स के साथ हों या अपने इनर कोटरी के साथ हों। अब ट्रंप जब ऐसे बोलते हैं कि ग्रीनलैंड को ले लेंगे, देखिए 15 दिन से बोल रहे थे कि हम बलपूर्वक ले लेंगे। आज से 4 दिन पहले उनको फाइनली व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने समझाया कि सर, आप ये बयान देकर खलबली पैदा कर रहे हो। तो अब ट्रंप 4 दिन से ये बोल रहे थे कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। खरीद लेंगे कैसे भाई? सबसे पहले डेनमार्क को तैयार होना पड़ेगा ना बेचने के लिए। ट्रंप के दिमाग में ऐसे घूम रहा है, क्योंकि वो रियल एस्टेट डीलर हैं। ट्रंप के दिमाग में ऐसे घूम रहा है कि जैसे अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था। अब एक और एंगल चालू हो गया है कल से। कल से देख रहे हैं कि शायद ग्रीनलैंड को खरीदना भी असंभव होगा, क्योंकि बेचने वाला तैयार नहीं है। तो अब उन्होंने ग्रीनलैंड में जो 65,000 लोग रहते हैं, उन पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने का काम दे दिया है अपने गुर्गों को, CIA और दूसरे जो उनके एजेंट्स हैं, कि वहां पर ग्रीनलैंड में जाओ और वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको कन्विंस करो कि ग्रीनलैंड खुद अपनी ऑटोनॉमी के बलबूते पर अपना वोट दे कि वह डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ मिलना चाहता है। यानी एक प्लेबिसाइट जैसा करवा दो ग्रीनलैंड में अगले 2-3 साल में, जिसमें ग्रीनलैंड के लोग खुद ही वोट दे देंगे कि वो अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं। और लालच क्या दिया है, ये इंटरेस्टिंग है। लालच ये दिया है कि ग्रीनलैंड के इन सारे लीडर्स को, पॉलिटिशियन लीडरशिप को और इन्फ्लुएंसर्स को अमेरिका में एक एक विशाल घर दिया जाएगा। उनको अमेरिका की डुअल सिटीजनशिप दी जाएगी। उनके बच्चों को भी अमेरिकन सिटीजन बनाया जाएगा और उनके बच्चों की जो प्रोफेशनल और टेक्निकल पढ़ाई लिखाई है, उसकी जिम्मेवारी अमेरिका की सरकार की होगी। तो अब घर के भेदिए ढूंढ रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर, जो कि खुद ही ग्रीनलैंड को हिलाकर, वोट देकर, हल्ला मचाकर या पार्लियामेंट में शोर मचाकर अमेरिका के साथ संयुक्त होने के लिए सामने आएंगे। जी सर, आप कह रहे हैं कि ये एक कहा जाए फैसला अब लोगों को ही करना है, समझना पड़ेगा, और ये इंटरनेशनल फोरम्स को भी समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये हो ही रहा है या करवाया जा रहा है। और सोडी सर, अब आप मुझे ज़रा इसमें एक ब्रीफ एंड इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जैसे कि हम कल जब चर्चा कर रहे थे, हमने एक बात रखी यहाँ पर, एक बात समझनी चाहिए कि न्यूक्लियर क्षमता किस किस देश के पास है, लेकिन ग्रीनलैंड क्या इन महाशक्तियों का टकराव का एक ग्राउंड बनने वाला है? क्योंकि सीधे सीधे धमकी दे देना चीन को, रूस को, अन्य देशों को कि ग्रीनलैंड जो है हिंसा हम नहीं करेंगे, हम ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भेज रहे हैं अपने अपने लोगों को, सेना को उतार रहे हैं वहाँ पर। अब चीज़ें जो कर रहे हैं, मतलब वो कुछ और है, बोल कुछ रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं। What does he want फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड दूसरा, क्या ये जो ग्राउंड ग्रीनलैंड का है, ये आने वाले दिनों में जंग का अखाड़ा बनेगा, महाशक्तियों के टकराव की वजह बनेगा? जय हिंद ऋतु जी। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है ट्रंप द आर्ट ऑफ डील, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी थी। 1 नवंबर 1987 को यह रिलीज हुई थी। जब दर्शक इस किताब को पढ़ेंगे, उन्हें पूरा एहसास हो जाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 15 दिन से ग्रीनलैंड पे बोलते आए हैं, वो उनका एक आर्ट ऑफ डील है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट से बात हो गई है और ग्रीनलैंड के मुद्दे पे अब यूरोप अमेरिका के साथ है और इस पे आने वाले दिनों में और खुलासा किया जाएगा। यानी जो 15 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे एक सैनिक हमले की एक डर और दहशत यूरोप के ऊपर बिठा दिया था, उनका असल में मकसद
कुछ और था और वो उनका पूरा हो गया है कि उन्हें अब ग्रीनलैंड पे पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी। बेशक ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा रहे, लेकिन उसके ऊपर मिनरल्स और बाकी चीजों पे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को पूरी आजादी मिलेगी, जैसे यूक्रेन के साथ एक मिनरल डील हुई है और वेनेजुएला में तो हम जानते ही हैं क्या हुआ है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं, ये बहुत सोच समझ के कहते हैं। दुनिया बेशक सोचे कि वो बेवकूफ है, वो ये है, वो अपनी निजी जिंदगी में भी और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत सफल हो रखे हैं। जब से इन्होंने टैरिफ का ये बोलबाला शुरू किया पिछले साल 9 अप्रैल से, उसके बाद यहाँ प्रतिबंध, वहां प्रतिबंध, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, क्या दुनिया का एक देश भी इनके आगे खड़ा हो पाया सैनिक तौर पे? क्या दुनिया का एक देश ने भी इनके ऊपर कठोर बातें की? यहां तक देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की। देशों ने एक ल्यूक वार्म स्टेटमेंट दे दिया, बिकॉज वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के पास पैसा भी है, शक्ति भी है। जहां तक आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि महाशक्तियों के बीच में जंग, पिछले साल 31 अगस्त को मैंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था G3, जिसमें मैंने लिखा था तीनों महाशक्तियों के बीच में अनौपचारिक तौर पे बातचीत होगी है। इन्होंने दुनिया को 3 हिस्से में बांट लिया है। ये कभी एक दूसरे के साथ सैनिक तौर पे नहीं झड़पेंगे। पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है, ना चीन है, और दुनिया के और इन तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। जो मैंने 31 अगस्त को लेख लिखा था कि दुनिया को अनौपचारिक 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की एक साल से चल रही है, वो उनकी एक आर्ट ऑफ डील है और अब तक वो बहुत सफल हो पा रहे हैं। हमने देखा कल जब डावोस में उन्होंने यूरोप के और दुनिया के नेताओं के सामने आधे स्पीच से ज्यादा ग्रीनलैंड पे फोकस किया, यूरोप को खटी खोरी सुनाई, बार बार अब ये देशों के लीडर्स के नाम लिए। क्या कोई उनके सामने खड़ा हो सका स्पीच में? कोई नहीं, क्योंकि जो 430 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने शताब्दियों पहले कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो बस देखते रहते हैं। आज जिसके पास पैसा है, जिसके पास सैनिक शक्ति है, उसका बोलबाला है। कल भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना के चीफ ने एक लेक्चर में कहा कि जिन देशों के पास एक पावरफुल सेना होती है उनकी ताकत वहां से आती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक मेथड इन मैडनेस है। वो सिर्फ ऐसी नहीं बोल रहे। बट वो तो सोडी सर, वो जब काम करते हैं, वो जब उनकी पॉलिसीज को रखते हैं, वो ऐसा रखते हैं कि इधर इट्स ट्रम्प्स वेज और इट इज नॉट एनी वन वेज। मतलब इधर इट्स माय वे और इट्स हाईवे। मतलब आप अगर हाईवे पकड़ के जाना चाहते हैं चले जाइए, ग्रीनलैंड की तरफ जाना चाहते हैं वहां चले जाइए, नहीं तो आप सीधे सीधे आप अपना पक्ष रख दीजिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की सनक इतनी ज्यादा हो गई है ट्रंप को कि कहीं ना कहीं उनकी चीजें कथनी करनी में डिफरेंस दिख रहा है लोगों को। अब देखिए ऋतु जी, उनके पास पैसा है, सैनिक शक्ति है और उसको वो पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति भी करता है, लेकिन वो थोड़े डिसेंट थे अपनी भाषा में। लेकिन पहले भी अमेरिका ऐसी कुछ चीजें करता है। हाँ, ग्रीनलैंड पे कभी किसी राष्ट्रपति ने बात नहीं की, लेकिन कितने देशों का तख्ता पलट अमेरिका ने किया हमने देखा है। अमेरिका के जगह जगह पे सैनिक अड्डे हैं। तो ये चीज वही है, सिर्फ उसको जो पैकेजिंग है या मार्केटिंग है उसका एक तरीका अलग है। और जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया में किसी देश में हिम्मत नहीं हुई है। वेनेजुएला पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, क्या किसी देश ने अमेरिका पे कोई आर्थिक प्रतिबंध लगाया? ईरान पे देखिए, उत्तर कोरिया पे देखिए, रूस पे देखिए, कितने आर्थिक प्रतिबंध लग गए, लेकिन देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की। आर्थिक प्रतिबंध तो बहुत सपने की बात है। सारे देशों ने एक लूक वार्म स्टेटमेंट इशू कर दिया। तो ये फिर दिखाता है कि जिसके पास पैसा है, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सैनिक शक्ति है, वो दुनिया में वही करेगा जो वो चाहेगा। लेकिन फिर तो सवाल ये हो जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में भी तो इस बात को अब पूरी तरीके से समझा जाएगा। और रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही हैं फिर? शैलेंद्र सर, जो इनको देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम पावर आप हैं या सुपर पावर आप हैं तो आपके लिए कानून कुछ और बन जाते हैं, आपके लिए उसमें कुछ जगह बन जाती है, इन बिटवीन द लाइंस कुछ रहता है। आपके लिए भी तो कानून समान रूप से है। तो आप अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस तरीके से उल्लंघन करेंगे, हमने वेनेजुएला में देखा, मादुरो को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब हर स्टेट के साथ, हर जगह पर, हर कंट्री में वो अगर ये कोशिश करेंगे तो दैट्स नॉट एप्ट ना। ये तो गलत मैसेज जो सेंड करा है। आप सुपर पावर है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दिस।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे एक बात बताइएगा, आज तक अमेरिका ने अच्छा वाला संदेश आपको कब भेजा पूरी दुनिया में? विच वॉज द लेटेस्ट यू कैन रिमेंबर इन लास्ट 10 years, 20 years? कोई अच्छा संदेश बताइएगा, इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज कि मुझे ही मिलना चाहिए या मेरी कंट्री को मिलना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं पैसे और सैनिक शक्ति की। चलिए ट्रम्प साहब, आपका नया वर्ल्ड ऑर्डर अगर दुनिया को मंजूर है, तो ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगर जिसके पास पैसा और शक्ति है, तो लेट अस बिड फॉर पाकिस्तान। हाँ, उसे खरीदा जाए या तो सैनिक शक्ति से, क्योंकि भाई वो भी, लेकिन वहां पर स्टैंडर्ड्स दूसरे हैं, अपने लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं। मैं शायद यूएस को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं कि आपने मादुरो उठाया, आपने उसे जस्टिफाई कर दिया कि हम तो लॉ एनफोर्समेंट कर रहे थे। दैट मीन्स लॉ एनफोर्समेंट के अंडर क्या ये वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, जैसा दिख रहा है, कि अगर कल मैं भी हाफिज सईद को उठाता हूं, मसूद को उठाता हूं, तो दे आर माई कन्विक्ट्स। हाँ, क्यों नहीं उठा सकता? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि चलिए जी ग्रीनलैंड में यूएस और रशिया आ जाएगा, यूएस और रशिया पिछले 10 साल में क्यों नहीं आया, 20 साल में क्यों नहीं आया? आपको एकदम से चुभा जब है जब वो ट्रेड करने के लिए उनकी 4 शिप वहां आ गई। चलो मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए उसके लिए भी ले लेते हैं कि ट्रेड टाइज में देयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। एज फार एज बेसिस आर कंसर्न, कहां से आपको इंडिकेशन मिल गया सपने में कि वहां पर वो अपने बेसिस बना लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, और वो भी आपकी नेटो कंट्री को? अरे वो बेचारा यूक्रेन चिल्ला चिल्ला के मर गया कि मुझे नेटो में ले लो, तब तो तुमने लिया नहीं। आपको लग रहा है कि नेटो कंट्री कोई छोड़ना चाहे तो इतनी आसानी से छोड़ देगा, और ये छोड़ने देगा? टेक ओवर का मतलब क्या है? टेक ओवर मीन्स एक्चुअली मच मोर देन व्हाट यू आर सीइंग, मच मोर देन व्हाट यू आर सेइंग। इस समय मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ट्रंप की बात पर मैं विश्वास करूं तो करूं कैसे? अब उसने अपने खुद के देश से परमिशन नहीं ली कि एक दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा ले, और उसको जस्टिफाई कर दिया, और पूरी यूएस उस पर चुप, कहीं कोई चूचा कुछ नहीं, सब बिल्कुल एग्रीमेंट में है कि हाँ भाई हमने तो लॉ एनफोर्समेंट करा था, हमें सीनेट की भी परमिशन नहीं है। अगर सीनेट की परमिशन नहीं है तो सीनेट ने 47 वर्सेस 52 क्यों डिफीट किया इस बात को कि आप किसी कंट्री में जाकर कुछ भी कर ले? और चलिए मैं तो कह रहा हूं 2 मिनट के लिए आप अलाउड है, आपको मैं अलाउ करता हूं कि चलिए आप कर लीजिए, आइए ना, आइए उन जगहों पर जहां टेररिज्म हो रहा है, आइए उन जगहों पर जहां गरीबी है। आपने वर्ल्ड पीस स्थापित करी है, वर्ल्ड पीस। वियतनाम में कितनी पीस करी है आप बता दीजिए मुझे बता दीजिए वेनेजुला में कितनी करी है आपने? तो इराक ऐसा में माना जाकर जाए कितना शैलेंद्र सर पीस की क्या ये एस्टैब्लिश करी है? चेतावनी भविष्य में सैन्य हस्तक्षेप का संकेत है, प्रिकर्सर है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड को नया ऑर्डर अगर यही मंजूर है, तो ये अक्रॉस द बोर्ड सब जगह होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूएस और यूरोपियन यूनियन और नेटो के लिए अलग पैरामीटर है, हाँ। जहां उनके सेल्फिश इंटरेस्ट है, और बाकी कंट्रीज के लिए नहीं है। ये तो कोई ये काम नहीं चलेगा। ये तो इनफैक्ट पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए ठीक है कि ठीक है भाई, सोडी सर से अगर तेरे को लगता है इसी कि पर तेरे जानना चाह रही हूँ। टैरिफ्स में इतनी ताकत है। सोडी सर, एक न्यू कॉलोनियल मानसिकता होती है, तो क्या ये चेतावनी, ये धमकी ट्रम्प की उसी मानसिकता का हिस्सा माना जाए? ऋतु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अपनी शक्ति पे के बेसिस पे करें, चाहे पैसे की शक्ति हो, सैन्य की शक्ति हो। क्या हम देखते नहीं कई कई देशों में एक बेचारा बस कंडक्टर 2 रुपए के करप्शन के लिए उसकी नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, बड़े बड़े लोग करोड़ों घपन कर जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। क्यों? उनके पास शक्ति है, उनका पैसा है, वो अपने देश के सबसे ऊंचे लॉयर्स को करते हैं एम्प्लॉय। तो ये जो इक्वालिटी की बात है, ये इक्वालिटी की बात वो लोग करते हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। जिनके पास शक्ति है वो, उन्हें इक्वालिटी की चिंता ही नहीं है। तो इससे एक सबक और सीख पूरी दुनिया को लेना चाहिए। जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री माइक आरे ने परसों कहा कि जो ये मिडिल पास हैं इन्हें इकट्ठे आना होगा, अन्यथा वो टेबल पे मेन्यू बन के रह जाएंगे, यानी कि खाने का वो एक डिश बन के रह जाएंगे। जब तक दुनिया इकट्ठी नहीं होगी तब तक मुश्किल है, लेकिन दुनिया का इकट्ठे होना तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, वेनेजुला पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की।